गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी नमस्कार। जय हिंद स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। जल्दी से आइए। विवेक, दीपक, अतुल। दीपक कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं भाई? हाँ जी, कमेंट्स दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी, जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए। विवेक, राजीव। हाँ जी आइए प्रभु। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निरंजन। हाँ जी आइए बच्चे। नमस्कार। हाँ जी आइए जल्दी। जय हिंद। अरे गुड मॉर्निंग कौन कर रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी आइए। राम राम जी, जय बजरंगबली। हाँ जी, कितना वेट करते हैं? वेट कराते हैं आपको? वेट करा दिया? कोई नहीं कोई नहीं, चलिए चलिए। देखिए बच्चे, अच्छा बताइए, हमारी जो अभी लास्ट क्लास थी थोड़ी देर पहले हुई, उसमें क्या था हमारा? नमस्कार। हाँ जी, लास्ट क्लास में बताइए भी क्या कराया था हमने? अगर आपको याद हो तो हमने कराया था बच्चे रेक्टिफायर। और इस रेक्टिफायर के अंदर, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसको किस में कन्वर्ट करता है? बोलो बोलो। ओ जी, एसी को जो डीसी में बदलता है उसे क्या कहते हैं हम? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में जो बदल दे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टर। क्या कहते हैं जी? इन्वर्टर। और ये है रेक्टिफायर। क्लियर है? हाँ जी, प्रणाम, नमस्कार। मेरे से बात करनी थी? हाँ जी कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है जी। बच्चे पढ़ाएं करें? चलो तो बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि जीना डायोड, जीना डायोड का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बताइए जी, जीना डायोड का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बच्चे बताइए। जीना डायोड। सर फिजिक्स की इतनी क्लास क्यों लग रही है? शिवम, नालायक, क्लास ना लगे तो दिक्कत, लग जाए तो दिक्कत। राम राम। परेशान तो नहीं हो ना क्लास में? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। हाँ जी, भारत कह रहा है सर फॉरवर्ड में लो रेजिस्टेंस होता है, ऐसा क्यों जबकि वोल्टेज हाई टू लो क्यों होता है? बच्चे देखो, लो रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि उसमें करंट ज्यादा होता है, करंट अच्छा होता है। हाँ जी बताइए, कौन सा ऐसा है? जीना डायोड किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, वोल्टेज नियामक, हाँ विभव में यूज किया जाता है। बहुत अच्छे प्रवीण, अमित, अनिल, बिल्कुल ठीक है बच्चे। चलिए चलिए, अब देखिए स्टार्ट करें। हाँ जी, देखो बच्चे, ये जो पार्ट था ये मैंने बताया आपको। डायोड क्या है? डायोड का चार जगह इस्तेमाल किया जाता है। वो चार जगह कौन कौन से थे? एक एक श्याम ऐसी बात मत बोलो, ठीक है। एक जो इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, कहाँ? सबसे पहले एलईडी, उसके बाद कहाँ किया जाता है? फोटो डायोड, उसके बाद जीना डायोड, और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसा कौन सा डायोड है? जवाब देंगे आप। ऐसा कौन सा डायोड है जिसके अंदर कोई बाइसिंग नहीं होती? जल्दी से। ऐसा कौन सा डायोड है जिसके अंदर कोई भी बाइसिंग नहीं होती? बताइए जल्दी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी आंसर, कमेंट्स लेट्स आ रही है। विकास, बेटा खुश रहो, विजयी भव। हाँ जी बताइए बच्चे जल्दी से। हाँ जी, सोलर सेल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सोलर सेल, सोलर सेल। चलिए अब देखिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर, यहां ध्यान देना जी। ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर। बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन बनता है जी ट्रांजिस्टर से, आज ट्रांजिस्टर करके कंप्लीट हो जाएगा है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। कश्यप, भारत, हाँ जी, अमित, बॉबी, हाँ बच्चे, राज, सौरभ, केशव, ठीक है ठीक है। देखो अब ट्रांजिस्टर की बात करें, जो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं हम, ट्रांजिस्टर क्या है। देखो एक वर्ड लिख रहा हूं, हिंदी में भी इसे ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं जी, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। देखो इसे कट कर दो, क्या बन गया यहां से, ट्रांजिस्टर, ठीक है। हकीकत में आपको मैं बताता हूं, देखो रजिस्टर क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो बदलाव होता है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर से ही बनता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। आपसे पूछ सकता किसके ट्रांसफर से रजिस्टर बनता है, रजिस्टर बनता है, ट्रांसफर ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर है क्या, उसका काम क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिसकी दो टांगें होती हैं, अच्छा हाफ वेव फुल वेव अभी नहीं बताया ना मैंने, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, बच्चे 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 एक सेकंड, रेक्टिफायर बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसे रफ कर देता हूं, कोई नहीं कोई नहीं, यहां ध्यान दो, बिल्कुल सही बात कहा आपने। चलो रेक्टिफायर की बात करते हैं, बताओ रेक्टिफायर कितने तरह का होता है जी। एक होता है सर हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लियर है, जिसमें सिर्फ अर्ध तरंग जो आधी वेव है सिर्फ वो ही रेक्टिफाई होती है, क्लियर है। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया ना, गलती से भी समझ में आ गया तो फुल वेव अपने आप आ जाएगा। इस हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। सुनो ध्यान से, होता क्या है, ये ऐसे बना होता है जी सर्किट, ये है इनपुट, क्या है इनपुट। बच्चे इनपुट वो होता है जो हम सप्लाई देते हैं आरंभ में, प्रारंभ में। ये एसी का सिंबल है, देखो कभी भी आ जाए एसी तो सिंबल ऐसे बनाना, कभी आ जाए ऐसे सिंबल तो ये डीसी का होता है, डीसी और एसी। आपके पास फोन का चार्जर होगा, उस चार्जर में देखना लिख रहा होगा एम्पियर, एएमपी, और हल्का सा ऐसे बना रखा होगा। अगर वो हल्का सा ऐसे बना रखा है तो वो एसी है, कि एसी पे काम कर रहा है, क्लियर है। और अगर वो डीसी है तो वो डायरेक्ट बना रखा होगा। बात समझ आई, वो सिंबल देख के आप समझोगे ओहो इतने वोल्ट डीसी पे काम करेगा, इतने एम्पियर एसी पे काम करेगा, तो इस सिंबल देख के पता लगती है। ये इनपुट में क्या दे दिया मैंने, एसी दे दिया, क्लियर है। इनपुट के स्टार्टिंग में क्या है, एसी है। अब देखो ये इनपुट है एसी और यहां ऐसे कॉइल लगी होती है, और जब भी दो कॉइल लग जाती हैं तो इसे बोलते हैं बच्चे हम ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं जी, ट्रांसफॉर्मर। ध्यान देना, इधर ध्यान देना बच्चे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक प्लीज। भारत, हाँ जी, ये डिटेल नहीं हो रही बच्चे। ये एक बच्चा बोल रहा है भारत सर डिटेल में कराइए। भाई साहब अगर आपको लगता है इससे ज्यादा डिटेल करनी है तो भाई साहब 11-12 दोबारा पढ़ लो आप। मुझे लगता है जितना मैं अच्छा कर रहा हूं इसमें, रेक्टिफायर तुम्हारी बुकों में भी नहीं दे रखा, जो तुम ये मार्केट में जो बुक है। अजीब बच्चा है, ये डायग्राम कोई बना के समझा देगा तुम्हें इससे ज्यादा डिटेल। अजीब बच्चे। देखिए बच्चे क्या समझाएं पता नहीं, पी के बैठे होते क्या एक दो बच्चे। हाँ बच्चे बिल्कुल लाइव है, लाइव है बच्चे, ठीक है बेटा। इतना ढंग से करा रहा हूं, इसमें इससे ज्यादा डिटेल क्या है, पता नहीं कौन सी डिटेल चाहिए ना और एक्स्ट्रा। देखो बच्चे हाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये होता है इनपुट। अच्छा जब भी दो कॉइलिंग होती है, मैं ये चीज बताऊंगा आपको एसी सर्किट में, जब भी दो कॉइलिंग होती है ना, एक ये प्राइमरी एक सेकेंडरी, हिंदी में कॉइल ही बोलते हैं इसे, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर है। एक होता है स्वप्रेरण, आपने सुना होगा स्वप्रेरण, ठीक है। तो वो प्रेरण वर्ड जो आता है वो इंडक्शन फॉर्मेशन इसी से बनती है और इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, क्लियर है जी। ये है ट्रांसफॉर्मर।
लाइट ज्यादा है, कुछ कुछ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उस बच्चे को गोली मारने से क्या होगा? अच्छा वो बच्चा ये कह रहा है सर डिस्क्रिप्टिव के लिए बताओ, भारत कह रहा है बेटा डिस्क्रिप्टिव के लिए करना है तो मैं बता दूंगा, मेरे से फोन पे बात कर लेना, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा भाई डिस्क्रिप्टिव में लिखना चाहता है, लिखने वाला, यहां हम लिखित में नहीं होता क्योंकि यहां ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ आसिफ, अच्छा पिताजी फादर भी देख रहे हैं, अच्छा नमस्कार उनको, चलिए चलिए बहुत अच्छा। देखिए बच्चे हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है बेटा? एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। अब देखो ये इनपुट है, एक बात ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ट्रांसफार्मर ऐसा होगा, ये लग गया डायोड, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में डायोड। अच्छा ये पी की तरह बिहेव करता है और ये एन की तरह। जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी कभी भी ऐसा रेजिस्टेंस आ जाए, ऐसा ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, और यहां लिखा होगा आर एल, क्या लिखा होगा? आर एल। आर एल को बोलते हैं बच्चे हम लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं जी? लोड रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध। इस जब भी कभी पूरी फिजिक्स में आर एल लग जाए ना, लोड रेजिस्टेंस लग जाए, क्लियर है, उस कंडीशन से पहले हमेशा आउटपुट आता है। क्या आता है जी? आउटपुट। आउटपुट हमेशा आरएल, जब भी कोई तुमसे पूछेगा आरएल का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो आपको जवाब देना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं लाइट ज्यादा, बेटा देखता हूं अभी कोई है नहीं इधर, ठीक है। जब भी कभी आउटपुट आ जाए ना, आउटपुट से पहले हमेशा लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। आपसे कोई पूछेगा पूरी फिजिक्स में आरएल वर्ड कहां यूज किया जाता है, क्लियर है, तो आपको बोलना है आउटपुट से पहले लोड रेजिस्टेंस लगता है, उसे कहते हैं आरएल। पता है इनपुट क्या है? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये इनपुट है, तुम कितना उसे गेन कर रहे हो ये तुम्हारा आउटपुट है। तुम पढ़ रहे हो ये इनपुट है, रिजल्ट कितना लाते हो वो आउटपुट है। स्टार्टिंग में हम इनपुट देते हैं, आउटपुट यहां से मिलता है। पूरी फिजिक्स में कहीं भी आउटपुट मिलेगा तो उससे पहले जो रेजिस्टेंस लिखाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। कभी सुना है ट्रांसफार्मर चेंज करना आते हैं? अब भाई एक गांव है, उस गांव में जस्ट इमेजिन करना, एक गांव है, उस गांव के अंदर तकरीबन 100 घर हैं, ठीक है, और 100 घर में से 100 घर में से ऐसा है 50 के लिए एक ट्रांसफार्मर है, 50 के लिए एक ट्रांसफार्मर है। अब कुछ लोगों के लिए नजदीक है तो उन्होंने क्या किया, 20 लोगों ने उसकी वजह दूसरे से ले लिया, एक पे 70 लोग हो गए, एक पे 30 लोगों का घर है, तो जो 70 वाला है वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, फूक जाता है। क्यों? तब वो जो बिजली विभाग वाले लोग आते हैं वो कहते हैं जी ओवरलोडिंग हो गई इस पे। तो वो ओवरलोडिंग क्या है? वो यही तो है लोड रेजिस्टेंस। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? हाँ, तो लोड रेजिस्टेंस से पहला आउटपुट लगाया जाता है। अब देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, सुनना ध्यान से। ये एसी है, ये डीसी है। सर जी सबसे पहली बात तो आपने हमें बचपन में बताई थी, रेक्टिफायर वो होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। अब देखो मैं इनपुट में क्या दे रहा हूं, बच्चे दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मैं इनपुट में क्या दे रहा हूं? एसी, ये एसी सप्लाई है, ठीक है। अब देखो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। एक सेकंड बच्चे रुको, मैं लाइट को थोड़ा कम कराता हूं अगर ज्यादा दिक्कत है तो। हाँ 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 सर अब सही है, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। देखिए बच्चे, ठीक है, अब देखिए ये हो गया, स्टार्टिंग में इनपुट में क्या दिया हमने? इनपुट में दिया एसी। अब ध्यान से देखना, होता ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव। अब ध्यान सुनते चलना बच्चे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा देखो पॉजिटिव यहां से गया, करंट की जो डायरेक्शन होती है विद्युत धारा प्लस से माइनस पे चलता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहां जाएगा तो इंडक्शन होता है, यहां मैं भी बताऊंगा, मैंने बताया नहीं है, एसी सर्किट में जब बताऊंगा, क्लियर है।
अब इंडक्शन की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जैसे यहां इफेक्ट बनता है, ऑटोमेटिक करंट यहां ट्रांसफर हो जाता है अपने आप प्रेरण प्रक्रिया से। अब जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो अब मुझे बताओ, आपने जो पढ़ा है अब पता लगेगी कितना पढ़ा है। बताओ P को किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव। ओहो, N नेगेटिव है, N को किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव। ध्यान देखना, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। जब P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो डायोड किसकी तरह बिहेव करता है, फॉरवर्ड बायसिंग। किसकी तरह बिहेव करता है, फॉरवर्ड बायसिंग। वो करंट को क्या करेगा, अलाउ कर देगा, भाई करंट चलने दो। अब सुनना ध्यान से, ये पॉजिटिव हाफ था, इसने क्या कहा कि भाई जैसे ये सर्किट था उसने कहा ठीक है इस वेव को अलाउ कर दो, वेव अलाउ होगी, चलनी चाहिए वेव। ठीक है, बात समझ आई, क्योंकि ये जो डायोड था ये फॉरवर्ड बायसिंग था। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब यही तो है कि करंट दो तरह से बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। ये डायोड दो तरीके से काम था, या तो करंट को आगे भगाने के लिए, आगे करने के लिए, या बैक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। फॉरवर्ड कब होता है, जब P को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, N को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, अब होता ये है, ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जब पोलैरिटी चेंज होती है तो बच्चे देखो, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे बताना अब क्या होगा। ओहो सर देखना, P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से। अरे सर ये तो रिवर्स बायसिंग है। जब ये रिवर्स बायसिंग है तो क्या ये करंट को अलाउ करेगा, नहीं, बैक कर देगा, करंट कुछ भी नहीं जा पाएगा। और जो ये नीचे वाली वेव थी ना, ये फिल्टर नहीं हो पाएगी, रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी, फिर से प्रोसेस आगे चलेगा, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, पोलैरिटी चेंज होगी। अब बताओ, P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, ये फिर से क्या बन गया, फॉरवर्ड बायसिंग। हो गया नहीं हो गया। अब क्या करेगा, ये अलाउ हो जाएगी तो ये अलाउ हो जाएगी, ऐसे चलने लगेगी। बात समझ आई नहीं है। तीसरी भी अगर कोई वेव होती है ऐसे तो उस कंडीशन में ये वेव नहीं हो पाती अलाउ, सिर्फ ये वेव अलाउ हो जाती। बात समझ आई नहीं आई। इसने क्या किया है, इसने कंप्लीट वेव में से सिर्फ और सिर्फ आधी वेव को ही रेक्टिफाई किया है, हाफ वेव को ही फिल्टर किया है। इसी वजह से इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ आई। अब आप ये कहोगे सर जी आप ये बताओ, ये एसी से डीसी कैसे बन गई। देखो ये तो है एसी सप्लाई, एसी, और ये देखो ये डीसी डैश 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 डैश, देख लो आप। तो ये डीसी बन गई कि नहीं बन गई, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार चाहो तो 1 सेकंड के लिए फिर से रिपीट कर दूं। स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव दिया, P को पॉजिटिव से, N को वो नेगेटिव से, लेकिन ये समझ में उसको ही आएगा जिसने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये कहेगा करंट अलाउ हो जाओ, अलाउ हो गया। इस ये वाली जो वेव थी पहुंच गई यहां आउटपुट में। अब जैसे ही मैंने पोलैरिटी रिवर्स करी, ऑटोमेटिक रिवर्स होती है ऑसिलेटर की वजह से, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव से P को नेगेटिव से, N को वो पॉजिटिव से। तो बच्चे इस केस में ये क्या बन जाएगा, इस केस में क्या बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग, अलाउ नहीं करेगा, ये वेव नहीं जाएगी नीचे वाली। अरे रिवर्स का मतलब यही तो है, देखो ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, अलाउ हो जाएगा। बात समझ आई। सर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग होता है। हाँ बच्चे, सर इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ इससे क्वेश्चन ये आते हैं, बस थोड़ा 2 मिनट का टाइम देंगे मुझे, 2 मिनट बाद मैं खुद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहले एक बात बताओ, इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। सर ये सिर्फ आधी वेव को ही रेक्टिफाई करता है। क्लियर है। निरंजन बेटा क्वेश्चन बताऊंगा, अभी सबसे पूछूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। हाफ वेव समझ में आ गया नहीं आया, इट रेक्टिफाई ओनली हाफ वेव, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रेक्टिफाई किया, एक डायोड लगा दिया इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आया। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, सीधी बात, एक बार अलाउ करेगा एक बार अलाउ नहीं करेगा, एक बार अलाउ करेगा एक बार अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है।
और ये पोलैरिटी चेंज होती है ऑटोमेटिक। अब सुनना ध्यान से, अब मैं बताने जा रहा हूं बच्चे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी। यूजेस बच्चे, कोई भी डिवाइस आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोस्टली रेक्टिफायर उसमें लगा ही होता है, हाफ वेव या फुल वेव। अब आप इनका इस्तेमाल करते हो, मैंने आपसे कहा सिंपल चार्जर को देख लो, चार्जर भी तो वही करता है। आप चार्ज करते हो, घर में कौन सप्लाई है, एसी, वो बदल किस में देता है, डीसी में। ठीक है जी। अब देखो, अब अगला है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ध्यान देना जी। हाँ, यूजेज यही है बच्चे, आलोक। ठीक है सर, स्टार्ट में बोथ कैसे हो गया, क्या 22 कैसे हुई? स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख चलेंगे, क्लियर है सबको। चलिए अब देखना फुल वेव रेक्टिफायर, अब वो समझ आ गया था, सब समझ में आएगा। बोलो ये क्या है? स्टार्टिंग में इनपुट, इनपुट ये ऐसे करके इसमें बन गई जी बाइंडिंग, ऐसे। बच्चे ये अगर समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये मैं मैग्नेटिज्म में बताऊंगा अभी बहुत अच्छे से। इसमें 2 डायोड का इस्तेमाल होता है जी, ये देखो, ये देखो 2 डायोड का इस्तेमाल होता है, ऐसे। बात यहां तक समझ आ गई? अच्छा, ये बोलो क्या बोलते हैं इसे? इनपुट। बोलो ये कौन सा, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं कोई। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा। सुनना कैसे? सर सबसे पहले तो आप ये बता दो, ये आउटपुट कहां से लेंगे? अच्छा, आउटपुट हमेशा, ये बात मैंने तुम्हें बचपन में बताई थी, आउटपुट हमेशा वहां से लिया जाता है जहां लोड रेजिस्टेंस लगता है, या फिर यूं कह लो कि आउटपुट से पहले लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो वो लोड को सहन कर पाए। अब देखो, ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये रहा RL आउटपुट, कोई दिक्कत तो नहीं, लोड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, ध्यान देना बच्चे। अच्छा, अब हुआ ये, इस ट्रांसफॉर्मर का नाम चेंज हो जाता है जब हमने इसे सेंटर में आके टेपा, इसको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आके ट्रांसफार्मर में टेप दिया, टेप मतलब रख दिया, तो इस ट्रांसफार्मर का नाम ही बदल गया, बन गया सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन है जी, हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? तो जवाब देना सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। अब पता है आउटपुट कैसे लेंगे आप? देखो 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 देखो, डैश डैश डैश, दिख रहा नहीं दिख रहा? 3D में सोचना, ऐसे ऐसे, क्योंकि RL लग गया, ये आउटपुट मिलेगा यहां से। बात समझ आई? जब आउटपुट यहां से मिलेगा तो आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, हैप्पी बच्चे। एक बात को बार बार रिपीट मत करो, सुबह मैंने वीडियो, सुबह वाली जो मॉर्निंग वाली वीडियो तो उसमें देखना, सब बता रखा है, बुक बता दी मैंने आपको कौन सी करनी क्या है। अब देखो, अब ध्यान समझना जी। बताओ इनपुट में मैंने कौन सी वेव दी? ये है AC वेव। ठीक है, ऐसे। अब देखना बच्चे, ये आउटपुट की वेव है, इनपुट वेव आउटपुट वेव। करें जी एक्सप्लेन? अब देखना, अब इसको बात करते हैं बच्चे, ध्यान सुनते चलना। स्टार्टिंग में हुआ ये था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। एक बात और ध्यान से सुन लेना जी, ये दोनों डायोड सेम फेज में लगाए जाते हैं, एक ही दिशा में, इधर इसका फेस, इधर इसका फेस। इस बात को याद रखना जरूर। ठीक है सर, आप एक बात बताओ, सेम फेज में लगाए जाते हैं, अगर हम अपोजिट लगा देंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन है कि नहीं है? लेकिन इसका जवाब तुम पूछने से पहले खुद ही बता दोगे, बशर्ते कि तुम्हें टॉपिक आना चाहिए समझ में। पहले मैं ऐसे बता दूं, फिर उल्टा करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका नाम रख देता हूं डायोड D1 और इसका नाम है डायोड D2। डायोड D1 D2। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव है। अब बच्चे वर्किंग जब मैं बोला करूं उस पर ध्यान देना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओहो, पॉजिटिव करने से देखो, P को कनेक्ट किया पॉजिटिव से,
N को कनेक्ट किया नेगेटिव से, डायोड D1 कैसा बन गया? फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड D1 कैसा बन गया? फॉरवर्ड बायसिंग। करंट को अलाउ करेगा, लेकिन किंतु परंतु इंतु नेगेटिव को कनेक्ट किया P से, N को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, तो बताओ P को कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव से, P पॉजिटिव से होनी चाहिए लेकिन नेगेटिव से कर दी, N को पॉजिटिव से, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा? रिवर्स बायसिंग। पहले एक बात बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, यस और नो में जवाब आना चाहिए, यस और नो में कमेंट्स बहुत जल्दी आने चाहिए। सर आउटपुट कहां है? बेटा आउटपुट यहां है, देखो यहां ऐसे मैं उसे 3D में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से आउटपुट लिया जाएगा, यहां से ये होगा आउटपुट, ये आउटपुट यहां से लिया जाएगा ऐसे, लेकिन 3D में सोचना है इसे। क्लियर है? बात समझ आई? जल्दी बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? डायोड D1 ऐसे कनेक्ट करता हूं P को पॉजिटिव से, ये N को नेगेटिव से, इसे देखता हूं तो P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से। यस सर, बहुत अच्छे। अनिल, रजत क्लियर है, जयंत बहुत अच्छे बेटा, विकास हाँ अब लग रहा मुझे बच्चे लाइव हैं। प्रवीण क्लियर नहीं हुआ? नो सर। देखो बेटा कैसे P को, ये P होता है ना, P को पॉजिटिव से, और ये बार जो डंडा होता है नेगेटिव, देखो N को नेगेटिव, ये फॉरवर्ड है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये कैसे है? नेगेटिव से, और ये किससे कनेक्टेड है? N किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। अगर आपको ये बात पता होगी तो पता लग जाएगी। कश्यप जी बात पच गई? तो ये तो बन गया फॉरवर्ड बायसिंग, डायोड D1 ऊपर वाला। डायोड D2 बन गया रिवर्स बाइंग। क्लियर है? तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या कहता है? सूरज बेटा अभी एक्सप्लेन किया ना दोबारा, ठीक है। तो डायोड D1 बन गया फॉरवर्ड, करंट को अलाउ करेगा कि भाई चलने दो मेरी तरफ से, लेकिन ये D2 क्या करेगा? D2 क्या कहेगा? नहीं चलेगा, रिवर्स बायसिंग। हाँ बहुत अच्छे, ऐसे जवाब देते रहना। हाँ जी राम प्रताप, ठीक है बेटा। आजाद हाँ अब करें। अब मुझे एक बात बताओ, इस वेव को समझ रहे हो? इसका मतलब साथ साथ आप इस वेव को कौन अलाउ कर रहा है? इस वेव को D1 अलाउ कर रहा है। मेरी बात समझ आई नहीं है? अगर ये वेव फिल्टर होगी तो आज ये वेव D1 की वजह से फिल्टर हो रही है, क्योंकि D2 तो इससे कह रहा है रिवर्स बैक, रिवर्स बायसिंग। बात समझ आई? क्लियर है? तो ये वेव फिल्टर हो गई जी, बन गई D1 वेव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसने नहीं किया रेक्टिफाई। अब पोलैरिटी क्या होगी? चेंज होगी। पोलैरिटी चेंज होगी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है पोल चेंज होंगे, नेगेटिव पोल ध्रुव चेंज होंगे उसके। ये पॉजिटिव बन गया। अगर तुम इतने बड़े समझदार हो तो अब मुझे बता दो कि डायोड D1 कैसी बायसिंग में? जल्दी मुझे आंसर चाहिए, फॉरवर्ड की रिवर्स, जल्दी। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी। हाँ बच्चे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। दीपक जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत अच्छे। हाँ चलो, आप इतना टैलेंट है आप में कि आप कन्वर्ट कर लेते हो, बहुत अच्छा बच्चे। क्लियर? जल्दी बताओ डायोड D1, अरे बताओ डायोड D1 FB है या RB है? फॉरवर्ड बाय या रिवर्स बायसिंग? RB रिवर्स बायसिंग। विकास, जयंत, चिराग, हाँ जी हाँ बिल्कुल, आलोक, शिवम बहुत अच्छे बेटा। रिवर्स बायसिंग हो गया। अच्छा जब रिवर्स बायसिंग है तो D2 बताना, D2 क्या बन गया? D2 देख के बताओ। D2 P को किससे कनेक्ट करें? D2 जल्दी, बिल्कुल सही है, रिवर्स बायसिंग है। हाँ सूरज अब जल्दी बताइए बच्चे, डायोड D2 कैसा है? रिवर्स बायसिंग की फॉरवर्ड बायसिंग? अक्षय ने सबसे पहले जवाब दिया फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ जी डायोड D2 कैसा है? फॉरवर्ड बायसिंग। सचिन, गौरव, हाँ जी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है बच्चे, ठीक है क्लियर। अच्छा ये तो हो गया, P को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। तो ये क्या करेगा? ये जो वाली वेव है ना, ये जो नीचे वाली वेव है, ये D1 की वजह से रेक्टिफाई नहीं होगी, ये होगी D2 की वजह से। किसकी वजह से? D2। और ये D2 की वजह से जब भी रेक्टिफाई होती है तो हमेशा, बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये वेव ऊपर फंक्शन में रिप्रेजेंट करी जाती है D2। क्लियर है? D2 की वजह से हुई है रेक्टिफाई है।
ठीक है, इनवर्स में नहीं लिखना, पोलैरिटी चेंज होगी लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे होता हमेशा। अब देखो, अब फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, समझ में आ रहा है इसका मतलब सबको? पोलैरिटी चेंज होगी तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। अब बताना डायोड D1 कैसा बन गया? फॉरवर्ड बायसिंग। ओ जी, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, ये कैसे बन गया? रिवर्स। कह सकता हूं कि सर जी ये D1 से रेक्टिफाई होगी, तो ये वेव किससे रेक्टिफाई हो गई? D1 से आ गई। ये बोलो किससे हो रहा है? ये D2 से हो रहा है। ऐसे ही चलता जाएगा प्रोसेस, ये D2 से हो रहा है। बात समझ आ रही है? रविंद्र बेटा कमेंट सब पढ़ रहा हूं, जवाब दे जाओ। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब देखो इसने कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई किया कि नहीं किया? अरे पॉजिटिव हाफ को भी रेक्टिफाई किया है और नेगेटिव हाफ को भी रेक्टिफाई करके दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात पची कि ना पची? जल्दी बोलो। हो गया? इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ बच्चे बिल्कुल। किट्टू हाँ बेटा, ठीक है। अनुज बात समझ आ गया? ये था फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं जी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पता है आपको? हकीकत में मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल पे कभी पूछ ले, बहुत अच्छे लेवल पे तो पूछ सकता है। हकीकत में बताऊं तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है जी। एक होता है सेंटर, इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ध्यान से सुनना इस बात को। सेंटर मतलब केंद्रक बोलेगा वो, केंद्रक परिपक्ष ट्रांसफॉर्मर ऐसे करके बोल देता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर। और एक होता है ब्रिज ट्रांसफॉर्मर। ब्रिज ट्रांसफॉर्मर क्या क्या, ब्रिज रेक्टिफायर बोलना बच्चे। एक होता सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज को हिंदी में ब्रिज ही बोलेगा जी। याद है तुम्हें? पता है व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ना, पुल ऐसे ब्रिज बनता है। पता उसमें डायोड कैसे लगते हैं? वो ऐसे लगते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये है जी ब्रिज रेक्टिफायर। याद करो उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को, याद करो उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो तुमने पढ़ी थी, PQRS। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है ब्रिज रेक्टिफायर। अब मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सुनो ध्यान से। जब भी रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक सेंटर टेप्ड होता है, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। बच्चे बात समझ आई? क्लियर है? भूख भी लग रही है सर जी। अच्छा रविंद्र ध्यान दो इधर, ठीक है। उसके सॉरी सर, चाय नहीं लेता मैं, पानी दे देना सर बस, ठीक है। उसके बाद देखो रेक्टिफायर हो गया। अब डायोड D1 हो गया। उसके बाद ये दो तरह का होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक सेंटर टेप रेक्टिफायर। सेतु, बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेतु रेक्टिफायर, क्लियर है जी? सेतु ब्रिज की तरह बनता है, इसे सेतु बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब आप क्वेश्चन देंगे, आंसर क्वेश्चन में पूछूंगा, आंसर आपका आएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास, बताइए। अब देखता हूं मैं, और एक मुझे 2 मिनट में आंसर चाहिए सबके सब, जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर में, पहले मैं बताऊं ये रफ कर दूं क्या, तभी सही लगेगा। जिसको देखना देख लेना जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो बुक खोल के बैठे हैं और उन्हें पता है सर पढ़ा क्या रहे हैं। जैसे दीपक बच्चा बैठा हुआ एक, उन्हें पता है सर पढ़ा क्या रहे हैं और उसे इंग्लिश में सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं। असली पढ़ाई तो यही है, उन बच्चे को पता रहती है कि हाँ सर क्या, कौन सा टॉपिक चल रहा, क्या है। कुछ ऐसे ही है, हाँ चल रहा है, नहीं चल रहा, कुछ नहीं। पढ़ाई अपने ऊपर होती है। हाँ जी, टी नहीं पीते हम, पता नहीं है ये बात आपको, चाय ना पीनी चाहिए भाई। चलिए अब बच्चे बताओ, हाफ वेव रेक्टिफायर में आंसर आने चाहिए अब आपके, जल्दी से कमेंट्स बताइए। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है स्क्रीन पर, 1, 2, 3 या 4।
जल्दी जल्दी जल्दी, राहुल जी जल्दी। अच्छा, पढ़ने की भूख है। बिल्कुल सही जवाब, एक, बिल्कुल सही जवाब, एक एक एक। अगला क्वेश्चन, अरे सुनो तो सही, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे कहता है फुल वेव रेक्टिफायर। अरे वो क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया, दिक्कत हो गई जी। वो बताता उसका जवाब अपोजिट। चलो आपने डायग्राम बना रखा है, पता है क्या होता वो। पहले मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है? कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा ब्रिजेश? हाँ जी बच्चे बताओ। सेंटर टेप्ड। कौन सा? सेंटर टेप्ड। ठीक है, अच्छा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। बताओ, सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर में, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में, सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर टाइप रेक्टिफायर में डायोड का इस्तेमाल किया जाता है सेम फेज में, अपोजिट फेज में, कुछ कहा नहीं जा सकता है, नन ऑफ दीज। मतलब एक ही दिशा में है, विपरीत दिशा में। हाँ जी जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, सेंटर टेप्ड, वेरी गुड। निर्वांग, प्रशांत, बच्चे, बॉबी, शिवेश, हाँ जी, आलोक, बच्चे जोश में हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ जी, सेम फेज में, क्लियर है? यही आएगा क्वेश्चन, सेम फेज में किया जाता है। अगर सुनो, अब सुनना ध्यान से, काश अगर ऐसा होता, मैंने डायग्राम रफ कर दिया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ही तो था सर जी। बोलो, ऐसे था का नहीं था? ऐसे ही था ना। पता है अगर ये अपोजिट फेज में होता ना, अपोजिट फेज समझ रहे हो, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे डायोड अपोजिट फेज में होता है। कैसे होता है, कैसे होता? ये देखो अपोजिट फेज में होता। तो सुनो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, बच्चे ध्यान सुनना, बोलो डायोड D1 कैसा? ओ सर, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायसिंग। बात समझ आ गई? अब क्या कह रहा है इस केस में, इस केस में देखो, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। बात समझ आई? सर जी ये भी तो फॉरवर्ड बायसिंग है। बात समझ आई नहीं आई? तो पता है होता क्या, ये जो वेव है ना, इसमें से एक पहली वाली वेव रेक्टिफाई हो जाती और ये वाली वेव D1 और D2 दोनों ही इसे अलाउ कर देते। लेकिन जैसे ही मैं पोलैरिटी बदलता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बताओ बच्चे ये कैसी बाइसिंग में आ जाता? ये कैसी बाइसिंग आता? रिवर्स बाइसिंग में। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, बस ध्यान से सुनना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। और ये देखो N को पॉजिटिव, P को नेगेटिव, बताओ ये भी रिवर्स बाइसिंग हो जाता। ये दोनों रिवर्स बाइसिंग में होते कि नहीं होते? जब दोनों, एक बार दोनों फॉरवर्ड बन गए, एक बार दोनों रिवर्स बन गए, तो अब ये वेव अलाउ नहीं होती, क्योंकि दोनों ही रिवर्स में। तो फिर से अलाउ करते कौन? D1 D2, D1 D2। होता ये आपके साथ कि सर जी अगर हम अपोजिट फेज में लगाते तो दोनों ही एक बार में फॉरवर्ड बन जाते हैं, दोनों ही एक बार में रिवर्स बन जाते हैं। क्लियर है? लेकिन अपोजिट में लगाने से एक फॉरवर्ड बनता है और एक रिवर्स बनता है। जयंत, बच्चे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे एक बात बता दो, सुनना ध्यान से, सुनना। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, केंद्रक बोलेगा बच्चे से, केंद्रक, विवेक, हाँ सेंटर में टेप देता केंद्रक, और ना नहीं भी बोलेगा तो केंद्रक टेप बोल देगा, सेंटर टेप बोल देगा डायरेक्ट, सेंटर हिंदी में लिख देगा ऐसे, सेंटर टेप्ड। ठीक है, लेकिन वर्ड बोलेगा सेंटर टेप्ड। क्लियर है? बताओ फुल वेव रेक्टिफायर में,
फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा क्या किया जाए कि वो बिहेव करने लगे हाफ वेव की तरह? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा क्या किया जाए कि वो हाफ वेव रेक्टिफाई की तरह बिहेव करने लगे? बोलो बोलो। हाँ जी, देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा क्या किया जाए कि वो हाफ वेव रेक्टिफाई की तरह बिहेव करने लगे? सूरज, नहीं, अभी किसी का आंसर नहीं आया। सूरज, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आजाद बेटा पहुंच रही हैं कमेंट्स। हाँ, अच्छा अच्छा, 12th ईयर। डायोड, हाँ डायोड अपोजिट फेज में लग जाए। पुष्पेंद्र, बहुत अच्छे बेटा। निरंजन, हाँ जी, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। रविंद्र, हाँ जी, डायोड को उल्टा कर दो। शिवेश बोल रहा, हाँ जी। आलोक, बिल्कुल सही बात। अगर डायोड को उल्टा करते हैं तो ये होता क्या है? ये सर जी बिहेव करता है किसकी तरह? हाफ वेव रेक्टिफाई की तरह। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, बात समझ आई? सेम फेज होगा तो वो बिहेव करेगा रेक्टिफायर। क्लियर है? बात समझ आई? डायोड रेक्टिफायर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, लास्ट क्वेश्चन डायोड से रिलेटेड। ये यहां तक क्लियर है? विच वन इज ऑड? कौन सी इनमें से विषम है? मतलब 4 ऑप्शन बोल रहा हूं, उन 4 ऑप्शन में से एक बात भिन्न होगी, अपोजिट होगी, मतलब जो क्वेश्चन है उसको फॉलो नहीं कर रही होगी। मैंने आपसे पूछा, बताइए डायोड बनाने में, रेक्टिफायर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, रेक्टिफायर बनाने में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? डायोड रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड का इस्तेमाल किया जाता है? सॉरी गलत बोल गया बच्चे में। रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता? 1, 2, 3 रेक्टिफायर का नहीं किया जाता, 4 रेक्टिफायर का नहीं किया जाता। जल्दी बताओ, जल्दी 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 आंसर। हाँ जी, यस सर। कितने रेक्टिफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता डायोड बनाने के लिए? 2, गलत जवाब दे रहे हो आप। 4, सो रहे हो नालायको? जल्दी जल्दी, हाँ जवाब आने लगे। बिल्कुल सही बात, भीम से इनका जवाब बिल्कुल सही जवाब था। हाँ जी भीम भाई, बिल्कुल ठीक है। बॉबी, ठीक है लड़के? हाँ जी हाँ। चिराग, बिल्कुल बिल्कुल। 3 4 3 4, गलत बोल रहे हो आप। क्या 1 का इस्तेमाल किया जाता है? यस सर। कौन से में? हाफ वेव रेक्टिफायर में। 2 का इस्तेमाल किया जाता है कभी रेक्टिफायर में? बिल्कुल किया जाता है सर, जो सेम फेज किया था सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर में। 4 का इस्तेमाल भी किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। क्लियर है? लेकिन 3 का इस्तेमाल कहीं ना होता, पता है ना बात, इसीलिए। सचिन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 3 3 3 आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? ये है रेक्टिफायर। यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। क्लियर है? रेक्टिफिकेशन। और अब देखिए बच्चे, हम बताने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर, जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और जी ट्रांजिस्टर होता है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, अभी बताया बच्चे आपको। ठीक है? ट्रांजिस्टर, ध्यान देना बच्चे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा सबका। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ट्रांजिस्टर सुनना। अब ट्रांजिस्टर क्या है? क्या आपने कभी, अब बच्चे, अब तक आपने बताया, सबके आंसर आए हैं। कश्यप, गौरव, हाँ जी हाँ बिल्कुल, अक्षय, बिल्कुल ठीक है, रोहित, अब सबके आंसर आए। अरविंद बेटा, हाँ जी तेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी हाँ चिराग, बच्चे इधर ध्यान देना। अब सुनना मुझे एक बात, अब ट्रांजिस्टर सुनना, अब मेरी बारी बोलने की। अब आप कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनोगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो होता है ये P है और ये N है,
ये बात तुमने कब सीखी थी? बचपन में सीखी थी कि नहीं सीखी थी कि सर जी ये पीएन जंक्शन जो होता है इसे हम डायोड कहते हैं। बात समझ आई? ओ जी, एक ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ऐसे करो, इसे उठाओ यहां से और ऐसे करके इस पे चिपका दो। जब ये इस पे चिपकेगा, ऐसे उल्टे करके लाओ इस पे और ऐसे करके, तो बताओ इसका N यहां आ गया और P इसमें समा गया। पहले एक बात बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? दो डायोड को ऐसे चिपका दिया, एक बार P कॉमन आ जाए, एक बार N कॉमन आ जाए। इसीलिए ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक होता है PNP और एक होता है NPN। अगर इसको ऊपर रख दोगे एक और ऐसे, ये NPN बन गया, ये PNP। देखो N इसमें आ गया, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है जी, हाँ यस सर, समझ आ रहा बच्चे, ठीक है। ये होता PN। तो ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर है, इसका इस्तेमाल कहां कैसे किया जाता है ये मैंने अभी नहीं बताया, बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये दो तरह का होता है, एक पीएनपी और एक एनपीएन। अच्छा बताना तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है? अरे सर पहले आप ये तो बता दो कौन सा क्या काम आता है, तभी बताएंगे हमारे लिए कौन सा अच्छा है। आज मैं अगर तुमसे पूछ लूं ना कि तुम्हारे लिए इंट्रिंसिक ज्यादा बढ़िया है या एक्सट्रिंसिक, प्योर शुद्ध वाला सेमीकंडक्टर अर्धचालक ज्यादा बढ़िया है या अशुद्ध वाला, तो आप तुरंत बोलोगे सर अशुद्ध वाला चाहिए हमें, क्लियर है, अशुद्ध वाला अर्धचालक चाहिए। लेकिन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो इसमें कौन सा बढ़िया है ये तो थोड़ी देर में बताओगे। पहले सुनो, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। दिस इज लाइक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर सैंडविच की तरह होती है, क्लियर है? अगर किसी बच्चे को जवाब पता कौन सा बढ़िया, अभी मत बताना जब तक मैं एक्सप्लेन ना करूं, क्लियर है? ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है। सैंडविच कैसे? ये देखो सैंडविच बन गया, ये देखो ये ब्रेड है, ये ब्रेड है, बीच में चटनी लगा दी। वो जी ब्रेड सेम है कि नहीं है? बीच में चटनी अलग है। बात समझ आई? तो ये पीएनपी और एनपीएन दो तरह से होता है। अब जब भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब सुनो ध्यान से, ये सब कुछ रफ करने के बाद एक एग्जाम्पल ले लिया और वो है बच्चे एनपीएन का, ठीक है जी? देखिए, इसे बोलते हैं एमीटर सेक्शन, इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं जी कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन तरह से होते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर को बच्चे हम बोलते हैं उत्सर्जक, ये संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला, कलेक्ट करने वाला, और बेस को तो जी आप जानते हो आधार। ये बात समझ आई नहीं आई? ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें तीन चीज बताई मैंने, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। हाँ बर्गर मान लो, बर्गर कौन सी बड़ी बात है, ठीक है अंकित, ठीक है बच्चे? बाबा न्यूटन के बाद आप ही ग्रेट हो। अच्छा रविंद्र बेटा मिलना जरूर मेरे से। अब देखिए ये क्या हो गया, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ध्यान से सुनना जी, ये कॉन्सेप्ट, जब मैं कॉन्सेप्ट बताया करूं उस पर ध्यान देना। तीन चीज होती हैं, एक होता है एमीटर जहां से कोई भी चीज इनपुट आती है, एक होता है कलेक्टर जो कलेक्ट करता है, और एक होता है बेस जो ग्राउंड अर्थिंग के काम आता है। क्लियर है? एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर एमिट करता है, बेस आधार है, कलेक्टर संग्राहक इकट्ठा करता है, ये उत्सर्जक है, निकलता है यहां से, इनपुट देता है। बात समझ आई? अब देखो एक बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एमीटर और बेस के बीच में हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, बेस और कलेक्टर के बीच में हमेशा रिवर्स बाइसिंग होती है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन
पूछूंगा थोड़ी देर में, ट्रांजिस्टर होते ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, चाहे मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, 10 मिनट। सुन लेना ध्यान से। एमीटर और बेस के बीच में कौन सी बाइसिंग होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। बेस और कलेक्टर के बीच में कौन सी बाइसिंग होती है? रिवर्स बाइसिंग होती है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, समझ कैसे नहीं आ रहा? देखो, ट्रांजिस्टर होता है 3 चीज। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है डायोड। डायोड वो होता है जिसकी 2 टांगे होती हैं, और एक होता है ट्रायोड। याद रखना है, हिंदी में ट्रायोड ही बोलेगा उसे, जैसे डायोड बोलता है। ट्रायोड वो होता है जिसकी 3 टांगे होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, और एक को करते हैं हम अर्थिंग। अर्थ कर देते हैं उसे, ग्राउंड कर देते हैं। अर्थ का सिंबल ऐसे होता है ना, अर्थिंग करते हैं। बात समझ आई? हाँ जी। डायोड। ऐसे एक वर्ड होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। क्लियर है बच्चे? बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? अब देखना, बताना, फॉरवर्ड बाइस करो, जल्दी से बताओ। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी, ये क्वेश्चन में आएगी, जो मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट में आंसर वही बच्चा दे पाएगा। एमीटर और बेस के बीच में कैसी बाइसिंग होती है? फॉरवर्ड। उत्सर्जक और आधार के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। बोलो बोलो, फॉरवर्ड कब होगी? पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। ओहो, फॉरवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब बोलो, रिवर्स बाइसिंग कब होगी? सर जी, पी को कनेक्ट कर दो आप नेगेटिव से, और एन को जोड़ दो आप पॉजिटिव से। पहले एक बात बताओ, ये बात पची कि नहीं पची? जल्दी बताओ, जल्दी। रविंद्र बेटा, मुझे अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं, तब मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी। अब कमेंट्स आपके, जल्दी बताइए, यस सर और नो सर। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की, जल्दी से। फॉरवर्ड बाइसिंग होती है हमेशा एमीटर बेस के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में हमेशा रिवर्स बाइसिंग होती है। डायग्राम बना लो बस। यस सर, रजत ने बोला अभी तक। हाँ जी, हाँ, रजत, दीपक, पच गई, ठीक है। आजाद, हाँ जी। जयंत, हाँ जी बच्चे, क्लियर है? सत्यम, दीपक, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब सुनो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होती है, ये रफ कर दें? ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अब देखो दूसरा पॉइंट, यहां ध्यान देना जी। अब पॉइंट है सिंबल के बारे में, ये कैसे दर्शाया जाता है। सुनना बच्चे ध्यान से, ठीक है जी। देखो, एक बात सुनना, बस एक बार। अगर तुमने एक बार इस सिंबल को समझ लिया ना, गलती से भी समझ में आ गया, तो भाई साहब आगे के जितने पूछूंगा सिंबल तो आप तुरंत बता दोगे, और वो गलती तुम्हें करनी है, समझना है। देखो, ऐसे 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 और ऐसे, और ये बन गया ऐसे। आपसे पूछेगा कि बताओ ये एनपीएन है कि या पीएनपी है। क्लियर है? ये एनपीएन है या, बच्चे एसके की बुक में थोड़ा सा लिमिटेड रखा, आपको दोबारा 12th पढ़नी पड़ेगी तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए क्या है वो। देखो, पीएनपी है या एनपीएन है, एरो लगा के रख देगा वो ऐसे। ध्यान से सुनना, ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुनना। ऐसे एरो लग रहा है। पहली बात मैंने कहा, इस पे ध्यान देना। पहली बात, जब भी जिस पे एरो लग रहा होगा, जिस पे तीर का निशान होगा, वो सबसे पहले एमीटर होगा। इस बात का याद रखना। एमीटर सेक्शन वो सेक्शन होगा, एमीटर वाला हिस्सा, उत्सर्जक वाला वो हिस्सा होगा जिस पे तीर लग रहा होगा, और उसके बाद एमीटर, बेस, कलेक्टर पढ़ते चले जाना। बोलो, ये क्या होगा? सर जी, ये एमीटर होगा, ये बेस होगा, और ये कलेक्टर होगा। एरो हमेशा एमीटर सेक्शन पे होगा, इस बात का याद रखना बस। ये क्लियर है तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। पी क्या है? पॉजिटिव।
पी क्या है? पॉजिटिव। और एन क्या है? नेगेटिव। पी क्या है? कुछ ऐसे भी करते हैं कि एमीटर से बेस के लिए दिशा ऐसा, एर ऐसे, ऐसे मत करना, सिर्फ सिंबल देखना बनाना। पी क्या है? पॉजिटिव। एन क्या? नेगेटिव। हमेशा पी से एन, पी से एन की तरफ करंट चलता है। याद है ना? ये बात याद है ना? ये पी होता है, एन होता है, याद होगा तो मैंने ऐसे बोला था ये पॉजिटिव होता है, ये 2 वोल्ट है, ये अर्थिंग हो रही है, हमेशा एरो की दिशा में चलना है। तो पी से एन चलते हैं, करंट हमेशा कैसे चलना? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओहो, करंट कैसे चल रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बोलो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा तो यहां पी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सैंडविच लाके स्ट्रक्चर है, चटनी मिल गई तुम्हें। पी से ये एन है, ये ब्रेड मिल गया, तो ये भी तो ब्रेड ही होगा। ये पी एन पी या एन पी एन। अब बताओ ये कौन सा है? पी एन पी है या एन पी एन है? हमेशा एरो की दिशा में चलना है, पी रखना है। अब देखो मैंने एक सिंबल बनाया, ध्यान देना। दूसरा सिंबल बनाता हूं फिर आपसे पूछूंगा। मैंने ऐसे करके सिंबल बना दिया, और एरो बना दिया ऐसे। ध्यान देना बच्चे, देखो ऐसे। अब बताओ, पहले तो मुझे बताओ एमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है? एमीटर बेस कलेक्टर ये कौन सा है? एमीटर। बोलो ये क्या है? बेस। बच्चे ये क्या होगा? कलेक्टर। अच्छा बताओ, पी को हम यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे? एरो हमेशा कहां से कहां चलता है? पी से एन चलता है, तो पी यहां पे होगा कि नहीं होगा? अगर P यहां पे होगा तो ये N यहां पे होगा कि होगा नहीं? जब जब यहां P है, यहां N है, तो यहां भी क्या होगा? P। तो ये किसका सिंबल है? PNP का। ये किसका है? PNP का। ये बात बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? फिर मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, कहूंगा बताओ PNP कौन सा है, NPN कौन सा है? PNP बोलो यस सर, पची कि नहीं पची? क्वेश्चन देने वाला हूं फिर 3-4 सिंबल देख के आपको ये बताना पीएनपी कौन सा है, एनपीएन कौन सा है। अंकित, हाँ बच्चे बताइए जल्दी जल्दी। अनुज, ठीक है बताएं। चलो तो अब देखो, ये देखिए 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चे बताइए जल्दी। बताइए जल्दी, कौन सा पीएनपी और कौन सा एनपीएन? पहले बताओ एमीटर बेस कलेक्टर, जल्दी से एमीटर बेस कलेक्टर बताओ, और बताइए कौन सा पीएनपी और कौन सा एनपीएन। बताइए बच्चे जल्दी। बच्चे कमेंट्स नहीं आ रहे आपकी, जल्दी बताइए। हाँ मिस्टर, बोलो। चलिए आवाजें उठने लगी। अमन, बहुत अच्छे बच्चे, शिवा, जयंत, ठीक है ठीक है, चेक करना अपना, बताएं। चलो जल्दी बताओ। ओहो, क्या होगा? एमीटर बेस कलेक्टर।
बोलो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे, तो यहां क्या होगा, पी एन पी, तो ये होगा पी एन पी। बोलो एमीटर एरो वाले सेक्शन पे, बेस कलेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है? एमीटर बेस कलेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? बोलो बोलो बोलो, एमीटर बेस कलेक्टर कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? बोलो ये क्या बनेगा, पी एन पी। ओ जी पी एन पी, एमीटर बेस कलेक्टर। यहां पी होगा, पी से एरो चलेगा, ये एन होगा, तो ये एन होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एनपीएन। ये क्या बन जाएगा, पीएनपी। ये क्या बन जाएगा, पीएनपी। तो बताओ कितने बच्चों का ये आंसर सही था, जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ बताइए इनमें से एनपीएन ये होगा, सेकंड वाला एनपीएन, सेकंड एनपीएन। अमन, ओम प्रकाश कह रहा सेकंड एनपीएन, सेकंड वाला एनपीएन होगा। अच्छा यहां गलत लिख दिया, वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये एनपीएन, इसका मतलब ये है एनपीएन, आप जाग रहे हो, हम तो थोड़ा था आप सो रहे होंगे। चलिए जी, नो दिक्कत, सब पच गया, बहुत अच्छा। अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे बच्चे, पी एन पी एन पी एन एन पी एन, ठीक है। सेकंड रिपीट करूं, क्यों करूं रिपीट? अबे सबने तो डाउट बता दिया कि सर आपने गलत लिखा है, और आप कह रहे हो रिपीट करो। चलिए चलिए इधर ध्यान देना, बहुत अच्छे, हाँ हाँ सब जाग रहे हो इसका मतलब। अब सुनो बच्चे, पता है एक होता है कॉमन करना, कॉमन का मतलब होता है अर्थिंग करना। ये पता है अगर क्या होगा, सर्किट ऐसे बनेगा, तो ये जो बेस है ना, ऐसे 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 बेस बन जाएगा। इसका नाम होगा कॉमन बेस। बेस को कॉमन कर दिया। तीन तरह से होता है जी, ये आप देख पा रहे हो यहां पे, हाँ। एक होता है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं जी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आधार, आधार विन्यास। विन्यास, विन्यास मतलब होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास का मतलब कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन है यहां पे, ठीक है, उत्सर्जक है। यहां बोलो कौन सा उभयनिष्ठ है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये है जी संग्राहक। पहले एक बात देखो ध्यान से, तीन चीज होती हैं जी, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तीन चीज होती हैं। ये देखो क्या कॉमन है, अजी कॉमन बेस है। ओहो ये कॉमन बेस है, तो ये क्या है भाई, ये कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर है। उभयनिष्ठ कौन सा, संग्राहक। ये क्या है फिर बताना, ये क्या है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बच्चे, जल्दी आंसर चाहिए जल्दी से हमें। हाँ जी, थर्ड वाला क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब जिसे हम ये उभयनिष्ठ कर देते हैं, ठीक है, या कॉमन मतलब अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। बोलो जल्दी, इसमें बेस हो गया, इसमें कलेक्टर हो गया, इसमें क्या है, जल्दी बोलो। लगता है सो रहे हो,
कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर। आने लगा जवाब अमित कुमार, दीपक। मिस्टर कह रहा है सर जो रिपीट करा है फौजी मार लगा दो। नहीं भाई नहीं, मेरा फर्ज है, हर बच्चे को समझ आना चाहिए। कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर। रोहित, ओम प्रकाश, ओपी साहब, सही बोल रहे हो आप? हाँ जी, नवरंग बिल्कुल, रविंद्र, बॉबी, ठीक है जी। कॉमन एमीटर। ओ जी, खुशखबरी की बात ये है, खुशखबरी की बात ये है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, ये इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन लेवल पे जाके होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। लेकिन ये कॉमन कलेक्टर भी होता है, बताना जरूरी है कि क्या चीज होती है। क्लियर है? कॉमन बेस भी होता है, कॉमन एमीटर भी होता है। लेकिन जब कॉमन एमीटर होता है, सुनना ध्यान से, मैंने कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर बताया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चंस का गेम यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, जब कॉमन एमीटर होता है, ये सर जी ये हमारे सिलेबस में है, 12th में था, और सीबीएसई बोर्ड में तो सर अब ये भी कट कर दिया पूरा ट्रांजिस्टर ही। लेकिन तुम्हें पूछेगा, तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा ही आएगा ये ट्रांजिस्टर, पक्का यहां से क्वेश्चन बनना है। कॉमन एमीटर भी होता है, सर ये बता दो ना इन दोनों में से कौन सा अच्छा होता है? मैं तो इसे पसंद करूंगा, ये ज्यादा अच्छा है, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर ज्यादा अच्छा है कॉमन बेस के कंपैरिजन में, कॉमन बेस के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। कॉमन एमीटर ज्यादा अच्छा होगा, उसकी वजह कुछ उस प्रकार है। बच्चे बात समझ आई? देखिए, इसके अंदर जो पावर मिलती है ना, मैं इसके अंदर जो वाई वाई जय, ओह जय साहब ने पूछा ऐसा क्यों सर? बहुत अच्छा, मैं यही तो चाहता था। मम्मी बोल रही है, सुमित कह रहा, मम्मी बोल रही खाना खा ले। कहते नहीं मम्मी, सिलेक्शन की बात, अब तो पढ़ने दो अच्छे से, खाना चैन से तभी खाएंगे, पहले पढ़ाई जरूरी है। इसमें पावर एम्प्लीफिकेशन होता है, जो पावर जो आती है, जो शक्ति आती है इसके अंदर, पावर एम्प्लीफिकेशन आती है, वो ज्यादा अच्छी आती है। आएगा क्वेश्चन, कौन सा इनमें से ज्यादा अच्छा है, कौन सा पावर एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है? पावर मतलब शक्ति को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति किस तरह की? पावर सर्किट होते हैं बच्चे हमारे, क्लियर है? तो पावर ब्रेकर्स जो होते हैं, सर्किट जो होते हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन एमिटर ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं बताऊंगा इसका एम्प्लीफिकेशन में कैसे यूज है, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी। अब देखना, ये दो वर्ड्स हैं बच्चे, इसे रफ कर दें। ओ जी देखो, अपने को क्या है, अपने को तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर से मतलब है, सिर्फ इसको रफ कर दिया। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखना बच्चे, दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं यहां पे, और उनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। एक होगा बच्चे कॉमन एमीटर का केस, और एक होता है कॉमन बेस का केस। देखो, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये होता है बच्चे IC अपॉन में I E, और ये होता है IC अपॉन में IB। पहले इसे नोट करना जी अच्छे से। एक होता है IC अपॉन में IE और एक होता है IC अपॉन में IB। इसे धारा प्रवर्धन बोलते हैं, धारा प्रवर्धन।
करंट एम्प्लीफिकेशन का नाम इसे दिया जाता है बच्चे, करंट एम्प्लीफिकेशन। एक अल्फा एक बीटा है। सर जी ध्यान सुन लेना बच्चे इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। यूज कैसे करते हैं बच्चे, ध्यान सुना, थोड़ी देर की बात है बस, इस पे ध्यान देना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर एम्प्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछेगा आपसे, इसे गेन वर्ड बोल देते हैं और करंट गेन भी कह देते हैं इसे, करंट गेन। ध्यान देना जी, सुनो, यहां बताना इनपुट क्या है। इनपुट देखो, इसके अंदर देखो, ये इनपुट क्या है, इनपुट मतलब जो स्टार्टिंग में दिया जा रहा है। बच्चे थोड़ी देर ध्यान सुनना, ठीक है। सर कॉमन को कैसे पता करेंगे बेटा, कॉमन को इसलिए पता करेंगे, कॉमन नीचे रहेगा, वो बोलेगा स्टेटमेंट में कॉमन बेस क्या है, ठीक है। देखो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं 4-5 क्वेश्चन यहां से। हाँ जी, थोड़ी देर की बात है, ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा। थोड़ा सा जो मैं कह रहा था ना न्यूमेरिकल वगैरह बनता है वो इसी पे बनता है। ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल यहीं से आता है, और कोई पॉइंट नहीं है ट्रांजिस्टर का। अब देखो एक कलेक्टर है, अच्छा कलेक्टर क्या है, यहां से इनपुट, भाई संग्रहित इनपुट बन गया, और ये क्या है, ये आउटपुट है, और ये क्या बन गया, बेस, ठीक है। जिंदगी में एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी गेन वर्ड आ जाए ना, गेन प्रवर्धन का वर्ड कभी कभी भी आ जाए, गेन का मतलब होता हमेशा आउटपुट बटे इनपुट। क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। क्लियर है, क्या होता है जी, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, ये था, अगर स्टार्टिंग में देखो इस सर्किट ऐसे था तो करंट, अभी हमने जो बोला था बच्चे वो रिवर्स बोल दिया था, गलत था। हकीकत में क्या है, हाँ धारा प्रवर्धन इसी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। देखो करंट कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है ना, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा करंट ऐसे 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 ऐसे, तो इनपुट ये बन गया है और आउटपुट क्या है, ये। कलेक्टर पे हमें क्या मिलता है बच्चे, कलेक्टर पे क्या मिलता है हमेशा, कलेक्टर पे कलेक्ट होके आता है। मैं ये रफ कर देता हूं, ये वाला पार्ट ओबेनिस्ट वाला, देखो यहां ध्यान देना, हो क्या रहा है, ये सर्किट है, यहां से जैसे एरो बना रहे हैं, यहां से इनपुट है, ये इनपुट है, तो ये क्या है जी, आउटपुट। क्लियर है। अच्छा मैंने एक बात बोली, कभी भी तुमसे पूछे प्रवर्धन या फिर गेन पूछे तो एक बात हमेशा बोल देना, वो जैसे पूछ रहा तुमसे करंट गेन तो बोलना आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। धारा प्रवर्धन बोल रहा है तो आउटपुट की धारा बटे इनपुट जो इन स्टार्टिंग में दे रहे हैं। ऐसे ही तुमसे पूछेगा वोल्टेज गेन, क्लियर है, ऐसे ही तुमसे पूछेगा पावर गेन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, लेकिन रहेगा आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब देखो यहां आउटपुट क्या है, कलेक्टर, ये कलेक्टर ही तो था, कलेक्टर का करंट बटे किसका, इनपुट, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, उसके बाद इसकी बात करें, अब देखो ये जो है अल्फा तो यूज किया जाता है, दोनों करंट गेन, अल्फा तो यूज किया जाता है कॉमन बेस में, जबकि बीटा का इस्तेमाल किया जाता है कॉमन एमीटर में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, दो वर्ड है, एक अल्फा एक बीटा है, अल्फा का इस्तेमाल किस में करते हैं जी, कॉमन बेस में। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अक्सर बच्चे अगर आपको छुट्टी कितनी जल्दी तो आप जा सकते हो, बस नहीं सर थोड़ा सा टाइम, हाँ। कॉमन एमीटर, यहां ध्यान देना, कॉमन एमीटर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, बीटा इस्तेमाल किया जाता है, अल्फा बीटा। और एक बात और बता देता हूं बच्चे आपको मैं, बहुत जिन बच्चों के पास अरिहंत की बुक है इंग्लिश मीडियम, जिनके पास ल्यूसेंट की बुक है, उन दोनों बुक में ये बात गलत लिख रखी है, दोनों में गलत लिख रखी है बातें। और बच्चे इसलिए मैं कहता हूं कि एक बुक कोई भी है वो दिक्कत होती है, यहां पे बेस यूज कर रखा है उन्होंने जो बहुत गलत यूज कर रखा है, ठीक है। IC अपॉन IE होगा, IC अपॉन IB होगा, दोनों में ही आउटपुट में तो कलेक्टर ही आता है, कलेक्टर। यहां बेस ग्राउंड हो गया ना, जब बेस अर्थिंग हो गया तो बच क्या गया, एमीटर। यहां बेस कॉमन क्या है, कॉमन एमीटर है ना, कॉमन एमीटर हो गया तो क्या बच गया, बेस बच गया, यहां बेस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा।
अल्फा हमेशा यूज किया जाता है कॉमन बेस में, क्लियर है, आधार जब कॉमन होता है, और बीटा किस में इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन कलेक्टर में। एक बात याद रखना, अल्फा की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो हमेशा, कुछ रिलेशन है वो लिखवा देता हूं मैं आपको, स्टार बना के रिलेशन लिखना। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, जबकि बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। अल्फा की वैल्यू 1 से कम, और एक रिलेशन अल्फा बीटा में, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा हमेशा वहां होगा जहां कॉमन बेस होगा, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अगला रिलेशन है बच्चे, यहां से आप इसे देख पा रहे हैं ना, हाँ बच्चे, अगला है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक ये रिलेशन है। इन जितने भी रिलेशन में लिखाने जा रहा हूं, इन रिलेशन से क्वेश्चन आता है हमेशा। एक और होता है 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बस लास्ट रिलेशन था ये। हाँ जी बच्चे, कमेंट्स नहीं आ रही मुझे, जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने बताया। बच्चे छुट्टी कर रहे हैं। योगेश, हाँ जी, बात समझ आई। अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। आया था सर, निरंजन कह रहा है सर पेपर में आया था। बेटा यहां से क्वेश्चन आता ही आता, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब बच्चे थोड़े से पता नहीं, या तो नींद आ गया या ढीले से पड़ गए, पता नहीं क्या है। जल्दी से जवाब चाहिए मुझे इसका। अल्फा हमेशा कहां बनता है, ये भाई साहब दावा कर, मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक में गलत लिख रखा है, बुक में गलत लिख रखा है, ठीक है जी। हाँ आजाद बेटा, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर की बात और 5 मिनट, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर ओके कर देंगे सबको। यहां से न्यूमेरिकल आता है, अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू देगा और आपसे कहेगा, क्वेश्चन आ रखा है कि बताइए अल्फा की कौन सी, अल्फा किस वैल्यू के लिए वैलिड है। 1 से छोटा 1 से बड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। हाँ जी हाँ ठीक है, अल्फा बीटा हो गया, बीटा का पता लग गया, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। ये आता है, इसे बोलते हैं जब भी कभी गेन आ जाए तो गेन का मतलब क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहां तक बात समझ आई। अब देखो ट्रांजिस्टर के यूजर बता देता हूं, ट्रांजिस्टर कहां इस्तेमाल किया जाता है। देखो ट्रांजिस्टर का यूज कहां किया जाता है, इस्तेमाल कहां किया जाता है। हाँ जी लिख रहे हैं सर हम लोग, अच्छा बहुत अच्छे। IC अपॉन IE, मैं विक्रम और बच्चे जितने भी हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग। सर जी समझ आ गया, ठीक है बच्चे। फिर भी अगर देखो, मैं चाहता हूं जो यूजेस है, सिर्फ यूजेस रह गए हैं जी, ट्रांजिस्टर कंप्लीट, ठीक है। हाँ जी सर, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर 5-7 मिनट लूंगा बस मैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं। फिर उसके बाद तो नया टॉपिक लूंगा ना मैं, मॉडर्न फिजिक्स का वो पार्ट चलेगा। यहां तक बात समझ आई, अल्फा बीटा गामा सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल 3 तरह से किया जाता है जी। एक यूज किया जाता है, अब मुझे ये भी तो दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको दिख रहा है ना बच्चे, हाँ दिख तो रहा है शायद। ट्रांजिस्टर का जो यूज किया जाता है वो 3 तरह किया जाता है जी। एक तो किया जाता है यूज एन एम्पलीफायर, एक यूज किया जाता है ऑसिलेटर, और एक यूज किया जाता है स्विच की तरह। ट्रांजिस्टर यूज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और स्विच की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, एक दौलत्र की तरह यूज किया जाता है। देखिए बच्चे ध्यान देना, इधर क्वेश्चन पूछता हूं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना। देखो एम्पलीफायर क्या होता है, अब देख लो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कहां किया जाता है। मैं बोल रहा हूं, बच्चे आपको समझ में आ रहा है, बच्चे आपको समझ आ रहा है। तो ये जो था ना, इसने मेरे एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसने मेरी आवाज को बढ़ा दिया।
तो यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का किसकी तरह? एम्पलीफायर की तरह। क्लियर है? यूज किया जाता है इसका ऑसिलेटर की तरह, किसी चीज को कम करना, ज्यादा करना, कम करना, ज्यादा करना, ऑसिलेट करना। एल और सी, एल और सी। क्लियर है? दीपक बेटा हिंदी में बोलूं? हाँ जी। ट्रांजिस्टर जो है उसका यूज करते हैं हम एम्पलीफायर की तरह। अगर जैसे मैं बोलना चाहूं, ट्रांजिस्टर का उपयोग जो किया जाता है एक दोलित्र की भांति किया जाता है। दोलित्र इसे बोलते हैं बच्चे, ये होता है दोलित्र। मतलब दोलित्र कैसे? दोलित्र का इसका मतलब है ये चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, ऑसिलेशन करता है, दो तरह से काम करता है। कभी चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो गया, धारिता चार्ज होती है, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। और स्विच की तरह आपको पता ही है, एक ऑन और एक ऑफ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तीन वर्ड हैं। व्हाट इज ऑसिलेटर? जय बेटा ऑसिलेटर होता है एक बार एल एक बार सी। अब आपको एल और सी अभी नहीं पता है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं बताया है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि एल होता है इंडक्टेंस, सी होता है कैपेसिटेंस। इंडक्शन बोलते हैं प्रेरण को और कैपेसिटेंस बोलते हैं धारिता को। तो कभी तो ये किसी चीज को, कभी देखा कोई चीज चार्ज हो जाए फिर डिस्चार्ज हो जाए, फोन की बैटरी देख लो, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो ऑसिलेशन की तरह काम करता है ऑसिलेटरी। ठीक है? एक यूज किया जाता है आवाज बढ़ाने में, एम्पलीफिकेशन। समझ में आ गया? कहते हैं ना उसका एम्पलीफायर बढ़ा दो, एम्पलीट्यूड बढ़ा दो। ठीक है? एक यूज किया जाता है स्विच की तरह, ऑन और ऑफ। जैसे डायोड रेक्टिफायर में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही ट्रांजिस्टर तीन जगह इस्तेमाल किया जाता है, एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर में, स्विच में। ठीक है जी? और लास्ट टॉपिक है बच्चे बिल्कुल ही, उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा थोड़ी सी। यहां तक मैंने बताया। अब क्या कहता है, जब ये एम्पलीफायर में यूज किया जाता है ना, तो इनपुट में वेव होती है ऐसे। ध्यान देना बच्चे, इनपुट वेव है ऐसे, ये दिखाई दे रही होगी, छोटी सी वेव बनाई मैंने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आती है जी। इनमें नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा। स्टार्टिंग में इनपुट वेव होती है ऐसे, या तो कॉमन एमीटर लगा लो या कॉमन बेस। कॉमन एमीटर हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन करा दो बेटा निरंजन, अब क्वेश्चन ही कराऊंगा बस। दोलित्र क्या होता है? दोलित्र जो मैं बताऊंगा राकेश, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें मैग्नेटिज्म में बहुत अच्छे से बताऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ सर ऑसिलेशन बोला तो था आपने। क्लियर है? हाँ। अब ये किस में यूज किया जाता है? आवाज बढ़ाने में। आवाज बढ़ाने मतलब यही तो है एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। जब ये तो है इनपुट, पता है जब इसका आउटपुट निकल के आता है तो वो ऐसे निकल के आता है, ऐसे इतना बड़ा निकल के आता है, बड़ा बन जाता है। क्योंकि देखो यहां एम्पलीट्यूड है छोटा और यहां एम्पलीट्यूड है बड़ा। एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम। क्या है? आयाम। उसका आयाम बढ़ा देता है, ये आयाम बढ़ गया, आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ गया। लेकिन जब ये बढ़ाता है ना तो 180 डिग्री उसे घुमा देता है। देखो शुरू में वेव कहां से स्टार्टिंग हो रही है? यहां से। क्लियर है? और लेकिन देखो वेव सीधी चल रही थी, उसे उल्टा कर देखो, ये है जर्नल वेव। ठीक है? इसने क्या किया? उल्टा कर दिया और वेव को बढ़ा भी दिया। तो यहां इसके बीच में फाई जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। तो आयाम कितना बढ़ गया? 180 डिग्री। क्वेश्चन आता है बहुत कई बार कि एम्पलीफिकेशन में फाई कितना होता है, कितने एंगल से उसे एम्पलीफाई करता है? तो 180 डिग्री से। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है जी। अब देखते हैं एक बार, सारे बच्चे मुझे एक बार यस सर बोलेंगे और मैं क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करता हूं। 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे सहयोग दिया, बस 2 या 3 मिनट और देना जी, ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है जी? चलो क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, बच्चे जवाब देना। ये एक बात और ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां तक बताई मैंने। अच्छा स्टार बना के नोट कर लो जी, स्टार बना के मोस्ट इंपोर्टेंट बात नोट कर लेना बच्चे। यस सर। ओहो हाँ बच्चे जाग रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, मुझे खुशी है बच्चे। मैं देखो आपका भी जितनी भूख और जितना जल्दी आपको लग रहा मुझे भी लग रही है जाने की, लेकिन आप सहयोग कर रहा, मैं आपकी वजह से हूं। हाँ ठीक है,
वरना मुझे भी 2 मिनट लगेंगे। ठीक है भाई, हाँ हो गया, टॉपिक चलता पड़े। और इन पे क्वेश्चन बनते हैं जो ये मैंने, और ये बच्चों को ना बहुत बोरिंग लगते हैं, चलते पढ़ते हैं, जबकि क्वेश्चन आते हैं यहां से। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक बात और याद रखना। अच्छा मुझे बताओ, पता है मैं बुक में बना रहा था, या अब तक जितना बनाया था मैंने, ये जो बना रहा था ना, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, NPN या PNP। देखो NPN, सर जी ये गलत बन रहा था, ये बुक में भी गलत था। बुक उठा के देखना, ऐसे बना देता, वो गलत है। मैं बना रहा हूं, ये भी गलत है। तो सही तो सीख लो, सही क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सही पे आएगा। क्लियर है? अब देख लो, देखो हकीकत में ये ऐसे बनता है, ऐसे, और पेपर में बना लेना इसे अभी कॉपी में, ऐसे और ऐसे। ध्यान देना बच्चे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ये हकीकत में ऐसे बनता है। सर जो आप तीनों कॉलम को सेम सेम बना रहे थे ना, वो गलत है। बुक में जो बना रहे थे वो गलत है। अरे मेरा फर्ज बनता, पहले जो तुमने बुक में पढ़ा ऐसे बताना, फिर फर्ज बनता वो गलत है। तो फिर फर्ज बनता सर सही तो बताओ। सही है ये जो गैप है ना बच्चे, जो गैप है कलेक्टर वाले का, बताना ये क्या है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। भैया हिंदी मीडियम, मुझे बार बार आधार करने की जरूरत तो नहीं है ना। ये आधार है, ये अग्रसित कर रहा है, या ये कलेक्ट कर रहा है, सब पता है तुम्हें। इसका एरिया बड़ा होता है। एरिया क्वेश्चन आएगा, एरिया किसका बड़ा है, क्षेत्रफल यहां से किसका बड़ा है, कौन ज्यादा बड़ा होता है। तो जवाब क्या देंगे आप, कलेक्टर। इसका साइज लार्ज है, ये बड़ा है साइज में, ये स्मॉल है, छोटा है, ये वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। सबसे छोटा बेस होता है, बेस। सबसे बड़ा लार्ज, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। बड़ा वही होता है जो कलेक्टर बनता है। ये छोटा होता है, किससे छोटा होता है, कलेक्टर से थोड़ा सा छोटा होता है। बच्चे बात पच रही है कि नहीं पच रही? हाँ, आपकी बुक में अंकित बेटा बताओ कैसा बन रहा है। तीनों सेम बन रहे होंगे। आप अपनी बुक में जब देखोगे तो उसमें तीनों सेम बन रहे होंगे। मैं बता रहा हूं ये बातें बेटा, एक्सपीरियंस होता थोड़ा सा। किसी ल्यूसेंट उसमें भी गलत बना रखा है, सेम बराबर बना रखा है। क्लियर है? जबकि होता नहीं है ऐसा। आज सही बता रहा हूं, जो बच्चे सो गए लुढ़क गए ना, उन्हें नहीं पता लगेगी बात। चलो, और क्वेश्चन यहां से आएगा। ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, एक बात और, लास्ट बात, इसमें जो डोपिंग होती है ना, डोपिंग, ओहो डोपिंग क्या होता बताना, डोपिंग क्या होता बताना। मिलावट होती कि नहीं होती? कि सर जो हम डोपिंग करते हैं जिससे मादित कहते हैं, मादित, इसमें मादित सबसे ज्यादा होती है। कौन से वाले में? एमीटर में। भैया एमीटर में ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग दे रहे हैं, हमें स्टार्टिंग में दे रहे हैं। क्लियर है? चिराग एसएल अरोरा में बेटा क्या सेम साइज रखा है या छोटा बड़ा दे रखा होगा? मोस्टली बुकों में बता रहा हूं ऐसे दे रखा होता, गलत होता है वो। ठीक है ना? सही मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें थोड़ी सी कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी कम होती है। क्या? डोपिंग कम होती है, मादित कम होती है। और इसमें तो जी बहुत कम होती है, कुछ ज्यादा ही कम बन गई जी ये तो। बस इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें कम, इसमें बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। भाई साहब ये बात दिमाग में लिख लो, समझा लो। सर सेम है जो आपने बताया। चिराग, मुझे बेटा चिराग ये बताओ, बुक में सेम सेम दे रखे होंगे, ऐसे नहीं बना रखा होगा डायग्राम। ठीक है? किसी बुक के अंदर बना रखा होगा, जिस बुक के अंदर बना रखा वो बुक सही है, बाकी बुक गलत है। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? टाइगर जिंदा है गुरुदेव,
राहुल, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी, मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 2 से 3 मिनट सुन, ध्यान सुनना जल्दी, मुझे यस सर चाहिए। हाँ जी बलिराम, हाँ जी प्रेम, हाँ जी हाँ जी बोलो जल्दी जल्दी। यस सर क्लियर है। कश्यप, ये प्रेम जी तो अभी निकल के आए हैं। हाँ जी चलो चलो क्वेश्चन पूछूं। सर काफी बुक्स में रॉन्ग है, बिल्कुल सही दीपक बोल रहा है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना वो सेम है, उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन करता है। और जो मैंने बताया था ना ये वाला, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है जी। सब बुक्स में जो है वो गलत दे रखा है, एनसीईआरटी में है सही। ठीक है हाँ जी, पेज नंबर 154 पता नहीं कुछ ऐसा आसपास है। यस सर यस सर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, अब सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन बोलोगे आप, हाँ जी सुन लेना ध्यान से, मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, चाहे 2-4 मिनट और ले लूं एक्स्ट्रा। बताओ व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब सुनो सुनो सुनो, तुम्हें एक बात और बतानी थी, एनपीएन ज्यादा अच्छा है कि पीएनपी ज्यादा है? एन का मतलब क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन। इसमें एनपीएन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पीएनपी में कौन मूव करते हैं? पीएनपी में कौन चलता है? होल। तो बताओ कौन ज्यादा अच्छा है? एनपीएन ज्यादा अच्छा है। बात समझ आई? एनपीएन ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, एबीसी मॉडर्न में सही है, हाँ होगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो बताओ, वेन एनपीएन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान सुनना, ऑप्शन जल्दी जल्दी चाहिए मुझे। वेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बात सही है, अरे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है। तो बताइए ऑप्शन ए, एनपीएन की बात करिए मैंने, कौन सा एनपीएन? ये रफ कर दूं यहां से, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो इस्तेमाल किया जाता है, एम्पलीफायर किया जाता है, ऑप्शन ए सबसे पहले, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दूसरी बात, होल चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं या होल चलते हैं? क्या जवाब क्या आएगा इसका? जल्दी बताओ। एनपीएन इज बेटर, हाँ जी बताओ जल्दी बताओ, क्या अच्छे चलते हैं? एनपीएन में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपकी कमेंट्स पीछे आ रही है, 49 पे आ रही है जबकि 51 हो रहे हैं अब। चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, हाँ सही है बच्चे, आगे कमेंट्स आगे। हाँ कहता द फेज डिफरेंस, अगला क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर के केस में, इन द केस ऑफ एम्पलीफायर, इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज का अंतर कितना होता है? ऑप्शन हिंदी में भी बोल दिया है मैंने, इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन एमीटर में फेज का अंतर कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री। जल्दी बताओ जल्दी, हाँ जी जल्दी बताओ, बताओ बच्चे। 180 डिग्री, बहुत अच्छे। अबे नालायक जय, 280 कहां से आ गया? गलती से टाइप कर दिया क्या? 180 डिग्री, शाबाश शाबाश। चलो ऑप्शन है आपके पास, ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, या डी बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? जल्दी, कौन सा सही है? गुरुजी
हाँ अंशुल बेटा भूख तो लग रही है, सही बात है। डी डी बहुत अच्छे, लेकिन आपकी कमेंट्स आती हैं अच्छी तो मन लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है थोड़े से, उन्हें बता देता हूं बस मैं। चलो अगला क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जो ये बुक है बच्चे, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, डी इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और पूछता हूं लास्ट। वैसे मैं बताऊं आपको, जो आप ये क्वेश्चन है ना करके देखोगे, आपकी जो भी बुक है, इंग्लिश की या अरिहंत बुक है या फिर जो भी आपके पास लूसेंट, जो भी है, क्वेश्चन हो जाएंगे, करके देखना। मुझे एक बात बताओ, लीस्ट डॉप्ड रीजन कौन सा है? लीस्ट डॉप्ड को हिंदी में बोलते हैं सबसे कम डॉपिंग किसमें होती है? सबसे कम डॉपिंग किसमें होती है? ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पर, एमीटर दूसरा, बेस तीसरा, कलेक्टर चौथा, नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए, सबसे लीस्ट डॉप्ड कौन सा है? सबसे कम डॉपिंग किस में होती है? एमीटर, बेस, कलेक्टर या फिर, बहुत अच्छे, बेस, बेस जवाब आ रहा है। राहुल सूरज बच्चे बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक है, अब हम, आपने बहुत ज्यादा टाइम हमें दे दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा बच्चे। ठीक है, देखो मैं आप पे डिपेंड करता है, आपकी कमेंट्स पे। फेस तो नहीं देख सकते, लेकिन आपके नाम से हम आपके थोड़े बहुत गुणों को समझ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा, नहीं बेटा कलेक्टर नहीं, बेस, बेस, बेस का लीस्ट रीजन है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जब आप देखोगे ना तुम्हें पता लगेगा, हाँ भाई गुरुजी ने करा तो दिया था लास्ट में करके, लेकिन अच्छा करा दिया वो करके। ठीक है, ट्रांजिस्टर कंप्लीट होता है। एक दो टाइप के और भी क्वेश्चन है, वो कराऊंगा मिक्सिंग में। अल्फा बीटा, बीटा फ्रैक्शन दे रखा है 0.99, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने कोऑपरेट किया और अच्छा लगता है, इससे मेरे मन में भी आता, हाँ भाई ये नहीं लेक्चर दिया, चलते पड़े, टाइम से मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, हाँ जी, टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छे, दीपक कश्यप निरंजन, हाँ जी बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और बहुत अच्छा लगा। अब जो हमारा पार्ट रहेगा, इसका एक मैं असाइनमेंट, अब सुनो ध्यान से, मैं एक असाइनमेंट जरूर डाल दूंगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स का मैंने आपको बता दिया था, कोशिश रही बहुत जल्दी डल गई तो मैं तुरंत डालूंगा। अदरवाइज जो बुक मैंने बताई है आपको, उन बुक में से पढ़ना, जो बुक आपके पास है उसमें से पढ़ के देखना, समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अब एक असाइनमेंट डालूंगा। उस असाइनमेंट में सिर्फ डायोड और ट्रांजिस्टर, ये मैं कल ही डलवा देता हूं। ठीक है, डायोड और ट्रांजिस्टर की सीट होगी, उस क्वेश्चंस को करना आपको। ठीक है, वैसे आपके बुक में भी होंगे वो, और जो वो सीट होगी फिर मैं वो एक्सप्लेन करूंगा यहां पे। ठीक है जी, फिर ऑप्टिक्स की मेरी एक रही जाती है पूरी 3 घंटे क्लास, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, हाँ जी, आपका सहयोग मिलता तभी टीचर सोचता है एक्स्ट्रा, हाँ भाई टाइम दे दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी बच्चे, बहुत बहुत खुश रहो, विजयी भव। हाँ जी, हाँ कल परसों में तुरंत सीट डलवा देता हूं। उसमें क्या, तुम डायोड के क्वेश्चन लगाना, डायोड, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, इन 3 के क्वेश्चन लगाना। उसमें कुछ वैसे न्यूमेरिकल भी डालूंगा जो ऐसे ना पकड़ के कान को पीछे से पकड़ा जाएगा, मतलब थोड़ा सा घुमाऊंगा, वो तुमसे होंगे नहीं होंगे तो कौन सी बड़ी बात है, मैं कराऊंगा। हमने, समझ रहे हो ना, फर्ज मेरा, लेकिन उस पर जितने क्वेश्चन है वो करके दे दूंगा। हाँ जी, सूरज कहता चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा, विजयी भव। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, इंग्लिश हिंदी दोनों में भी। ओके, चलते हैं। थैंक यू सो मच कश्यप जी। ओके बेटा, लव यू, जय, ऑल द बेस्ट।